आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टिविटी के बारे में और बेसिक कंसेप्ट्स की बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये मोस्ट बेसिक कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखी। आगे भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि रेजिस्टेंस के जब कॉम्बिनेशंस पढ़ाए जाते हैं, इवन इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इफेक्ट्स पढ़ाए जैसे जाते हैं कि जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। लेकिन वो थोड़े एक्सटेंसिव टॉपिक्स है और वो उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो क्लास वाइज आपको आने वाली वीडियोस में मिल जाएगी, लेकिन या आने वाली क्लासेस में भी आप उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य, मैंने पहले भी कहा था कि उद्देश्य यहाँ एक एक क्लास को कंप्लीट करना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना है हर एक सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैंने पहले मैकेनिक्स की बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेसिक बात कर ली है, तो उसके बाद मतलब जो मेरा टॉपिक होने वाला है, मतलब जो आएगा उससे पहले मैंने अब तक जो टॉपिक्स पढ़ा है उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं, और वो न्यूमेरिकल्स होने के बाद मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। वो न्यूमेरिकल्स के होमवर्क आप सॉल्व जरूर कीजिए, ताकि आपको ये सेल्फ एनालिसिस लग जाए कि भैया हम कितना बेहतरीन समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो वीडियोस आने वाली है, मतलब अभी जो हम मतलब आगे पढ़ने वाले हैं उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे, और ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे ये मीडियम लेवल के हैं, बहुत इजी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको एक बेसिक आइडिया दिलाना है, फॉर्मूलेस को दिमाग में सेट करना मेरा बेसिक उद्देश्य है, बाकी और कुछ नहीं। तो उसके लिए मैं आपको जो पहला न्यूमेरिकल दे रहा हूं दोस्तों, वो पहला न्यूमेरिकल ऐसा है, आपके पास मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, टू कॉपर वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ बट वन इज थिकर देन द अदर which will have the more resistance। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारे सामने रेज हुआ है कि दो वायर है, दोनों कॉपर के बने हुए हैं और दोनों इक्वल लेंथ के हैं, बस एक मोटा है और एक पतला है। मतलब आपको अगर समझाना चाहूं तो मैं आपको एक यहाँ डायग्राम बनाकर बता सकता हूं कि इस तरीके से मेरे पास एक दो वायर है, ठीक है। अब सर इतने मोटे मोटे वायर कैसे हो गए? तो भैया हम उसको थोड़ा सा एनलार्ज करके बना रहे हैं, इसीलिए ऐसे बड़े बड़े वायर्स बना रहे हैं। तो ये एक वायर है और दूसरा एक और वायर हम बना रहे हैं यहां पर। इस तरीके से हमारे पास दो वायर है और हम मान के चल रहे कि बोथ आर मेड अप ऑफ कॉपर। कॉपर के बने हैं दोनों के दोनों। इसका ये मतलब है कि दोनों का मटेरियल सेम है दोस्तों, दोनों में जो मटेरियल है कॉपर है। इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है। दोनों की लेंथ अगर हम देखें दोस्तों, तो दोनों का लेंथ अगर देखा जाए तो सेम है, इसीलिए मैं इसकी और इसकी दोनों की लेंथ को L से रिप्रेजेंट करूंगा। एक वायर थिक है, दूसरा वायर थीन है। एक वायर थिकर है दूसरे से, इसका मतलब एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा दूसरे से, और वही दिखाने के लिए मैंने एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा बनाया, बड़ा बनाया, और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा बनाया, और इसलिए इसको A1 ले लेते हैं और दूसरे वाले को ले लेते हैं A2। अब यहां पर हमसे क्या पूछा गया कि कौन से वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब हमारे पास एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन है कि भाई मतलब बताना यस और नो में आंसर, या जिस तरीके से बोलते हैं हम कि पर्टिकुलरली बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। बस इस तरीके से हमको बताना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि डेटा हमारे पास कैलकुलेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। बस हमको पूछा गया कि दो वायर है, दोनों कॉपर के बने हुए हैं, दोनों की इक्वल लेंथ है, सेम लेंथ है, बस एक मोटा है वायर और दूसरा पतला है। तो जो मोटा वायर होगा, थिकर वायर होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, और जो पतला वायर होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। और ऐसे में हमको पूछा गया कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, या फिर क्या रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा। तो कंक्लूजन का पार्ट होगा, देखेंगे हम। तो क्या हम लोगों ने कभी रेजिस्टेंस का रिलेशन लेंथ के साथ पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो होता है वो उसके लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिस कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसका लेंथ कम होता है उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में कहा गया है कि दोनों का लेंथ सेम है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा ड्यू टू लेंथ कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है, तो इस पर्सपेक्टिव में रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों के रेजिस्टेंस लेंथ की वजह से सेम रहेगा।
लेकिन हमने एक और बात पढ़ी है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ रिलेशन उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ऐसा होता है कि अगर एक क्वांटिटी कम है तो दूसरी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, और अगर एक क्वांटिटी ज्यादा है तो दूसरी क्वांटिटी कम रहेगी। यही मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लेंथ के साथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो वायर थिकर है, ये वायर थिकर है, ये वायर थिनर है, तो थिकर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और इसलिए उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और थिनर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थिकर वायर का रेजिस्टेंस कम होगा और थिनर वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, an iron rod subjected to a battery of 25 volt has 3 meter length and 2 centimeter square area, has a resistance of 40 ohm। मैंने एक दम में पढ़ा है क्वेश्चन और इजी है इसीलिए पढ़ा है। कैलकुलेट करंट इन दी रॉड, मतलब हमारे पास एक आयरन की रॉड है जिसको एक बैटरी लगाई गई है, उस बैटरी का वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट है और उस रॉड की लंबाई है 3 मीटर और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूछा गया है और साथ में उसका रेजिस्टेंस भी दिया गया है 40 ओम, और पूछा गया है कि भैया करंट कितना जा रहा होगा, उस रॉड में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए अब यहाँ पर हमें सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पर डेटा हमारे पास है। तो सबसे पहले हम डेटा की तरफ चलते, तो हम लिखेंगे गिवन डेटा। हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है देखो, सबसे पहले हमें ये दिया था आयरन रॉड है जिसके ऊपर एक बैटरी लगाई गई, उस बैटरी का वोल्टेज आपको दिया हुआ है यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है। पोटेंशियल डिफरेंस को सिंबॉलिकली V रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, एंड इट इज 25 वोल्ट। इट इज गिवन, दिया हुआ है कि 25 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वो प्रोवाइड कर रही बैटरी। साथ में आयरन रॉड की लेंथ दी हुई दोस्तों, यानी लेंथ ऑफ रॉड दिया हुआ है L, लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर। साथ में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले रहे हैं हम, जो दिया है वही देंगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे और दिया हुआ है उसका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी लिख लेंगे। जो जो डाटा दिया है दोस्तों पहले उसको लिख लिया करो, उससे क्या हो जाता है हमको कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला उसमें अपने को लगाना है। 40 ओम रेजिस्टेंस दिया है। इस पूरी प्रॉब्लम के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट एसआई यूनिट में यूनिट है और इसलिए आपको कोई चेंज नहीं करना है। लेंथ 3 मीटर एसआई यूनिट है, इसे भी चेंज नहीं करना है। एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है एरिया का, और इसीलिए हियर इज द नीड ऑफ चेंज, यहां चेंज करने की जरूरत है। लेकिन अगले की बात कर लेते, रेजिस्टेंस वो भी ओम में दिया हुआ है, इसका मतलब यहां भी कोई चेंज नहीं है। मतलब हम आगे बढ़े उससे पहले हमारा काम यूनिट कन्वर्शन होगा। मतलब ये जो एरिया है जिसका वैल्यू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, पहला काम हमारा ये होगा कि हम उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो हमारे पास आंसर है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? देखो मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये जो 2 है जैसे का वैसा रखेंगे, मल्टीप्लाई में जो सेंटी है, सेंटी एक प्रीफिक्स है, और जब किसी यूनिट के सामने सेंटी लग जाता है, जैसे मीटर के सामने सेंटी लग गया तो सेंटीमीटर हो गया, उसी प्रकार तो ये याद रखो कि किसी यूनिट के आगे जब सेंटी लग जाता है तो उस यूनिट के आगे में एक पावर लगता है 10⁻⁻²। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे 1 सेंटीमीटर है और मुझे ये मीटर में चाहिए, 1 सेंटीमीटर अगर मीटर में चाहिए तो ये सेंटी जो है प्रीफिक्स कहते हैं हम इसको, ये जो प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है 10⁻⁻² और मीटर जैसे का वैसा। मतलब सेंटीमीटर का कन्वर्शन मीटर में हो चुका है, लेकिन सेंटी का मतलब हो जाए 10⁻⁻²। मतलब दोस्तों 2 जैसे का वैसा रख दिया, सेंटी का मतलब बताया 10⁻⁻², मीटर स्क्वायर जैसे का वैसा, लेकिन ये जो स्क्वायर लगा था पूरे सेंटीमीटर का स्क्वायर था और इसलिए सेंटी का भी स्क्वायर मीटर का भी स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर तो मैंने लिख दिया और सेंटी की जगह मैंने क्या लिखा है 10⁻⁻²।
उसका भी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये जो यूनिट का स्क्वायर है, ये पूरे सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इसका मतलब सेंटी का भी स्क्वायर है और मीटर का भी स्क्वायर है। इसका मतलब सेंटी की जगह हमने 10⁻⁻² लिखा, उसका स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जैसे का वैसा। अगली स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, 2 जैसे का वैसा, 10 के पावर में -2 और उसका पावर 2। और इंडाइसिस में रूल पढ़े आप लोगों ने कि अगर a टू दी पावर m और उसका पावर n रहा, मतलब पावर में पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और a टू दी पावर mn हो जाता है। a टू दी पावर mn का मतलब पावर में पावर का मल्टीप्लिकेशन। उसी रूल को ध्यान में रखते हुए -2 इंटू 2 करूंगा तो 10⁻⁻⁴ बनेगा और इस तरीके से 10⁻⁻⁴ ये बन गया और मीटर स्क्वायर जैसे का वैसा। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे पास प्रॉब्लम थी कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, वो हम कर चुके हैं। और अब हम मूव कर सकते हैं अगली स्टेप तक, जहां हमें लिखना होता है क्या फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है दोस्तों, हमें फाइंड करना है करंट इन दी रॉड। रॉड के अंदर हमें करंट निकाल कर देना है। टू फाइंड करंट, करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई न्यू बात नहीं है। अब आप सोचिए कि करंट कैसे निकलता है। तो करंट निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था I = Q/T। पूरी प्रॉब्लम में ना कहीं चार्ज का डिस्कशन है और ना ही किसी टाइम का। मतलब ये फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना है। मतलब क्यों नहीं करना है, डेटा दिया ही नहीं तो कैसे यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला कहां पे आया था, V = IR। ये एक फॉर्मूला आया था जिसको हम वीर ओम्स लॉ कहते हैं। अब आप बोल रहे होंगे सर ये वीर ओम्स लॉ क्या है। अरे भाई मैं आपको बताया था वीर क्यों याद रखना है, ताकि VIR को हम याद रख सके। तो V = IR, इसमें I का वैल्यू दिया, मतलब फॉर्मूले में I है, मतलब करंट है। इससे आप करंट निकाल सकते हो, लेकिन इससे करंट निकालने के लिए आपको V दिया होना चाहिए और R भी दिया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आपके पास V भी है दिया हुआ है और R भी है, मतलब वो भी दिया हुआ है, V भी दिया हुआ है और R भी दिया हुआ है। ना उसकी लेंथ का कोई डेटा की जरूरत है और ना ही एरिया के भी दिए हुए डेटा की जरूरत है। हमें आप पहले से पता नहीं था, इसीलिए हमने ये कन्वर्शन किया। लेकिन आपको ये समझ जाना है भाई कि हमें जो प्रॉब्लम दिया है उसके तो जरूरत ही नहीं पड़ना है। क्यों जरूरत नहीं पड़ना है, क्योंकि अच्छा जरूरत पड़ना है तो हम ये काम कर लेते हैं, इसको रेजिस्टेंस में लेते हुए रेजिस्टिविटी ले लेते हैं, यूज कर ही लेते हैं हम। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने अपने हाथ से बनाया तो मेरे से थोड़ा ध्यान में नहीं रहा वो बात, तो ठीक है मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओम मीटर, रेजिस्टिविटी है तो ओम मीटर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें I दिख रहा है तो इससे करंट निकाला जा सकता है, करंट निकाला जा सकता है। लेकिन आपको इसके लिए V चाहिए तो V दिया है, R चाहिए, मैंने R को हटा दिया, अभी रेजिस्टिविटी रख दिया। तो अब क्या करेंगे हम, इन डेटा का इस्तेमाल करके, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके पहले हम R निकालेंगे और फिर R निकालने के बाद V तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, R निकाल लेंगे अभी पहले और उसके बाद इसी फॉर्मूले का यूज करके करंट को फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा फाइनल निकालने वाली चीज है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो क्या करेंगे हम। मैंने क्यों वो R को हटाया, रेजिस्टेंस को क्यों रेजिस्टिविटी बनाया, मैं बता दे रहा हूं। वो इसीलिए बनाया क्योंकि देखो अगर मैं रेजिस्टेंस रख लेता तो डायरेक्टली आपके पास V = IR फॉर्मूला था, I निकालने के लिए V/R कर देते, V आपको दिया था, R आप ऑलरेडी मान रहे थे, तो आंसर ऐसे भी निकल जाता और दिया हुआ डेटा यूज नहीं कर पाते। मेरा कहना मतलब ये है कि मुझे दिया हुआ डेटा यूज करवाना था, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके रेजिस्टिविटी बना दिया। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ, इसका इस्तेमाल करके पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद I = V/R फॉर्मूला यूज करेंगे। V आपको दिया है, R हम निकालेंगे, फिर यहां रखेंगे और इसको आंसर को फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको फॉर्मूले रटाना है प्रैक्टिस के थ्रू, प्रैक्टिस करके आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। सॉल्यूशन कैसे करते हैं, पहला काम मैंने क्या बताया कि हमें ऐसे आंसर लाना है, V = IR ऐसे जाना है। लेकिन V आपको दिया है, I आपको निकालना है, लेकिन R आपको दिया हुआ नहीं है, तो पहले R निकालेंगे। तो हम लिखेंगे वी हैव, R का फॉर्मूला कैसे आएगा, तो पहले पता है आपको वी हैव रो = R × A/L। ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी से हमने फाइंड किया था। इससे अगर हमें R चाहिए, देखो
अगर हमें R चाहिए तो जो R के साथ मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के साथ डिवाइड में भेजो, यानी दूसरे साइड इक्वल टू के डिवाइड में जाएगा, और जो R के साथ डिवाइड में है इक्वल टू के दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब R के साथ मल्टीप्लाई एरिया है और R के साथ डिवाइड में लेंथ है, तो लेंथ डिवाइड का रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो इंटू एल, और एरिया हो जाएगा अपॉन में, क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टिविटी कितनी ली है हमने 40 इंटू लेंथ कितना है कह रहा है 3 अपॉन एरिया कितना कह रहा है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। चलो सारी वैल्यूज रख दी, अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में पहला काम क्या कर लेते हैं, 2 से 40 को 20 टाइम कैंसिल कर देते हैं, और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और 0 जैसे का वैसा, और 10⁻⁻⁴ ऊपर जाके 10⁻+4 हो जाएगा। और हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, इसका मतलब यूनिट रहेगा ओम। यानी पहला हमने सेगमेंट प्रॉब्लम का सॉल्व कर लिया है जिसमें हमें रेजिस्टेंस निकालना था। अब ये रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, और इस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस को पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नाउ क्या करना है, बाय ओम्स लॉ। देखो आप जो थ्योरी सॉल्व होती है न्यूमेरिकल्स की उसको प्रॉपर वे से करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो कौन सा मेथड चल रहा है आप आंसर निकाले बस खत्म, इतना मायने रखता है। जब आप स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें क्या एक एक टर्म लिखनी पड़ती है कि भाई आप क्या कर रहे हो, और इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज करने से पहले लिखेंगे बाय ओम्स लॉ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ वीर ओम्स लॉ मत लिखना, वो मैंने बताया है आपको ताकि याद रखो, वरना आपके मार्क कट जाएंगे, क्योंकि आप ऐसा कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो नाउ यूजिंग ओम्स लॉ और बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, और हमारी डिमांड किसकी है, करंट की, इसका मतलब I इज इक्वल्स टू V बाय R हो जाएगा। अगली स्टेप पे V का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 25 अपॉन R का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 60 इंटू 10⁻⁴, 60 इंटू 10⁻⁴, R जो हमने निकाला वही रखा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो कैसे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि पहले 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने पढ़ी है, तो आपको पता है कि यूनिट प्लेस पे या तो 5 चाहिए या तो फिर यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए। ऐसे में 5 से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हो। तो हम कर लेंगे इसको 5 से डिवाइड, तो 5 5 25 हो जाएगा, और 5 12 60 हो जाएगा, या 12 5 60 यस, इंटू 10⁻⁴, नीचे से ऊपर जाकर 10⁻⁻⁴ होगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या करना है, हमें इसको और डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अब मैं आपको जगह निकाल के यहां से सॉल्व कर रहे हैं अपन। अभी क्या करेंगे, इस 5 को 12 से डिवाइड करेंगे। शुरू करते हैं। 12 से 5 को डिवाइड नहीं होता दोस्तों, क्योंकि 12 बड़ा है 5 छोटा है, तो पहले 0 से डिवाइड करेंगे। 12 0 से 0 होगा, 5 में से 0 को माइनस करेंगे, फिर 5 बचेगा। सर आप भी बच्चे की तरह क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैं बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए बच्चों की तरह बता रहा हूँ। उसके बाद में पॉइंट लगा रहा हूं, पॉइंट लगाने के बाद 0 लगा देंगे। 12 के टेबल में 50 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर जरूर आता है, और वो आता है 4 टाइम्स 48, 12 4 48। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 50 में से 48 गया तो 2 बचेगा। फिर पॉइंट लगा के पहले ही हो चुका है तो बिंदास 0 लगा लो। फिर क्या करेंगे, इसको 12 से एक ही टाइम डिवाइड करेंगे, तो 12 1 12 हो जाएगा। 20 में से 12 गया तो आंसर कितना बचेगा दोस्तों 8 बच गया। उसके बाद 8 बच गया, फिर आप एक 0 लगा सकते हो, फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमने 2 डेसिमल आंसर निकाल लिया, चल जाएगा, 2 डेसिमल पे भी छोड़ सकते हो। तो 5/12 का डिवीजन कितना आया 0.41 इंटू 10⁻⁻⁴, ये जैसे का वैसा। और हम क्या निकाल रहे थे दोस्तों, करंट, तो फाइनल आंसर काय में आएगा एसआई यूनिट में, और वो आ जाएगा एम्पियर। तो इस प्रकार हमने ये फाइंड आउट कर लिया। और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप लोगों का काम बनता है कि जो प्रॉब्लम में पूछा गया था उसको आप थ्योरी भी लिखेंगे। देयरफॉर द करंट इन द rod will be 0.41 into 10⁻⁻⁴ एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो
तो इस तरीके से हमने इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, जो आपको उम्मीद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको नोट करके रखेंगे तो आपको बाद में रिवाइज करने में अच्छा रहेगा। एक स्क्रीनशॉट लो और आपका काम आसान करो। अब अगला प्रॉब्लम है दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, बहुत मजेदार प्रॉब्लम है ये भी अगला वाला। फिलामेंट ऑफ बल्ब। अभी फिलामेंट ऑफ बल्ब क्या होता है, तो आपको पता है कि पहले जो बल्ब यूज होते थे, अभी तो CFL आ गए, एलईडीज आ गई, तो इसीलिए आपको बल्ब बहुत कम नजर आते हैं। लेकिन जो पहले येलो कलर के बल्ब आते थे उसमें आप इस तरीके से आपको वहां पर ऐसा फिलामेंट देखने को मिलता था, या ऐसा भी कह सकते हैं। इस तरीके से एक बल्ब में फिलामेंट होता था। ये फिलामेंट बना होता था टंगस्टन का। टंगस्टन एक एलिमेंट है, आपको पता है टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा है, मतलब जल्दी पिघलता नहीं है, उसको पिघलाने के लिए बहुत टेम्परेचर लगता है, और इसीलिए टंगस्टन के फिलामेंट का इस्तेमाल किया जाता था। तो टंगस्टन का जो फिलामेंट है उसका बल्ब बना हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो दोस्तों उसके बारे में क्या दिया हुआ है आपको, पहले बोर्ड क्लीन कर लेते हैं हम, ताकि अगले प्रॉब्लम के लिए अपने पास स्पेस हो जाए। फिलामेंट ऑफ बल्ब मेड ऑफ टंगस्टन हैज रेजिस्टेंस 4 ओम। उस फिलामेंट का, जिस बल्ब के अंदर फिलामेंट टंगस्टन का इस्तेमाल हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम। यानी आपका काम पहला यही हो गया कि आप गिवन में लिख दे कि जो रेजिस्टेंस है R, ये 4 ओम है, ठीक है। आगे क्या पूछा गया है, इज गिवन 240 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है दोस्तों कि जो अपने घर में लाइट आती है उसका वोल्टेज होता है 240 वोल्ट, यानी अराउंड 240 वोल्ट, 250 वोल्ट, 230 वोल्ट, एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है। तो बताया गया है कि उसको 240 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उसको दिया जा रहा है, यानी कि आपका अगला काम है V इज इक्वल्स टू 240 वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द बल्ब। मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा तकलीफ जानी चाहिए, क्योंकि अपना काम इसके पहले भी आसान हो चुका है। हम ऐसे तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं कि जो करंट सॉल्व निकाल के देना है, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से, तो दोस्तों करंट आपको निकाल के देना है। अब करंट कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन लेंगे। कैसे सॉल्यूशन, वी हैव, क्या करंट निकालने की कितने फॉर्मूले बताए मैंने आपको, 2, एक I इज इक्वल्स टू Q बाई T। किसी भी सूरत में आप ये फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर ना तो कोई चार्ज की बात हुई, ना कोई टाइम की बात हुई, फिर आप कैसे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो चलो इसको तो निपटा देंगे, साइड में कर देंगे। अगला करंट की जगह कहां मिली थी, V इज इक्वल्स टू IR। क्या इससे करंट निकाला जा सकता है, क्या इसको फाइंड आउट किया जा सकता है, तो यस, जिसको फाइंड आउट करना है उसके अलावा सब कुछ चाहिए आपके पास। V चाहिए है, R चाहिए है, दोनों ऐसा यूनिट में है, काम ही नहीं बचा आपका कुछ, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब कैसे पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, अब ये V इज इक्वल्स टू IR क्या था, ओम्स लॉ था, तो वी हैव ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है हमारे पास, V इज इक्वल्स टू IR। क्या निकालना है हमें, I निकालना है। तो I निकालने के लिए क्या करेंगे, R को मल्टीप्लाई में है I के, तो R को इधर डिवाइड में लाएंगे, V बाय R बनाएंगे। V का वैल्यू कितना है दोस्तों, 240, और I का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है कि 4 के टेबल में 24 आता है, और इसीलिए आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर लोगे। 4 6 24 होता है, और 0 जैसे का वैसा। आप क्या निकाल रहे हो, करंट। ऐसा यूनिट में करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, तो 60 एम्पियर। देयरफॉर हम लिखेंगे करंट पासिंग। देखो दोस्तों, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है उसी लैंग्वेज में आंसर लिखो। मतलब अगर बल्ब की बात हो रही तो बल्ब का डिस्कशन करो, रॉड की बात हो रही तो रॉड को मेंशन करो। तो जैसे इस प्रॉब्लम में बल्ब बोला था, तो करंट पासिंग थ्रू दी फिलामेंट ऑफ बल्ब इज 60 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व किए हैं, और उम्मीद है आपको मजा आया होगा। मैं आपको और प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स जरूर दूंगा, उम्मीद है आप उसको घर पर सॉल्व करेंगे। और इस प्रकार हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के इन टॉपिक्स को अंत करेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है, मेरा पढ़ाना अगर आपको पसंद आता है, तो जरूर
जरूरतमंदों को शेयर करें। ऐसे बच्चे जो अभी घर पर बैठे हैं, लॉकडाउन की वजह से कोई क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे, तो उनको आप ये वीडियो शेयर करें। हमारी कोचिंग के बारे में आप उनको बता सकते हैं। गोंदिया में हमारी कोचिंग है, जहां पर हम शास्त्री वार्ड में कोचिंग लेते हैं, शाइनिंग स्टार कोचिंग क्लासेस, आपको पता ही होगा। तो अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन वीडियोस अगर आपको देखना पसंद है तो वो भी लगातार देखकर अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और अगर आपकी कोई स्पेशल इंक्वायरीज होंगी, अगर स्पेशल कोई टॉपिक पढ़ने की डिमांड होगी, तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस जरूर लाता रहूंगा। और ऐसे ही किसी एक डिमांड के ऊपर एक विद्यार्थी है हमारे, जिन्होंने हमको डिमांड किया था कि ब्लैक होल पर टॉपिक बताइए सर। तो जल्द ही मैं एक ब्लैक होल के ऊपर एक बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो बनाने जा रहा हूं, और वो मैं जरूर लेकर आऊंगा। इसीलिए तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों।